अजीजान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने सेगमेंट डिसिडेंट्स डिस्पैच, जिसमें सोल्जर स्पीक्स विद हैदर मेहदी में मैं कैप्टन सैयद हैदर रजा मेहदी को खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू आदिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मैंने आपसे जो बातचीत करनी है, हम करंट अफेयर्स के ऊपर बड़ा रेगुलर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि यार फिर हल क्या है। अब हम हल बताते हुए ये भी नहीं स्ट्रेट अवे बता सकते कि यार यहाँ पे हमारे ऊपर जिस तरह दूरबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के मैसिव रिपोर्टिंग की जाती है, जिसके नतीजे में एक आपको पता ही है कि इंसदाद दहशतगर्दी का केस मेरे खिलाफ बना दिया गया था। 9 महीने इंक्वायरी करी गई थी, आपके पीछे भी ये पड़ गए थे मुसलसल। यहाँ पे मेरे खिलाफ स्लैप लेजिस्लेशन भी हुई, आपको पता ही है। हर तरह से कोशिश करते हैं कि बात बाहर ना निकले, लेकिन हम अवाम को तो समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हल क्या है। और हल अगर तो फौज की तरफ से सारा गंद है, तो फौज के अंदर के कुछ मामलात को समझना बहुत जरूरी है। फौज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। जब हमें ड्रिल स्टाफ जो है वो सुबह तंग कर रहा होता था, नाश्ते या दोपहर खाने के टाइम के ऊपर मेस के बाहर पकड़ लेता था और कदम मार कदम मार कदम मार करवाता था, और हम तपे तपे होते थे, बस नहीं चल रहा था कि इसको गालियां निकालने से जान छुड़ाएं, तो कहता था साहब मैं आपका खाना रोक तो नहीं सकता, लेकिन ठंडा जरूर कर सकता हूं। इसी तरह सर फौज में हर कोई कहता है कि सर ऑर्डर है। लोग जो अपोलोजिस्ट है वो भी कहते हैं कि यार फौज एक डिसिप्लिन है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के ऊपर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो फौज में एक कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर को जख्मी भी किया जा सकता है। ऑर्डर से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑर्डर को जख्मी भी किया जा सकता है। ये सर ऑर्डर जख्मी किस तरह होता है, जरा ये तो समझाएं हमारी ऑडियंस को। आदिल, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और इसकी जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है ना ऑर्डर जख्मी करने की, वो ये होती है कि आप जिसको कहते हैं ना कि ऑर्डर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि वो इम्प्लीमेंट ना भी हो, आपको कोई पकड़ भी ना सके, लेकिन उस ऑर्डर की वजह से जो ऑर्डर देने वाला चाहता था वो उस आदमी को मिले भी ना, ठीक है ना। तो उसके नताइज भी ना मिले, लेकिन जो करने वाला है उसको वो का। तो आप कहते हैं अच्छा थोड़ा हो जी। थोड़ा 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 फर्दर आसान जुबान में एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये क्या है, मतलब ये बात समझाइएगा सर। आदिल, ये मैं इसलिए इसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि जिस तरह आप बार बार कहते थे ना कि जी हम ऑर्डर को जख्मी, तो ऑर्डर को आप जख्मी कैसे करते हैं? आपने कहा कि जी मैं गलत समझा, ठीक है ना जी, मैं समझा आपने ये कहा था, मैं उसने अच्छा ये दूसरा ये होता है कि ऑर्डर जख्मी करने के लिए जिसके ऊपर आपने ऑर्डर ये करना हो या अगर ऐसी कोई कार्रवाई करनी हो ना, आप उसको पहले लीक कर देते हैं और लीक करके कि जिसके ऊपर असरअंदाज होना है वो अपनी तैयारी कर ले। और ये बाय द वे ये खास तौर पर पुलिस के अंदर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर ये बहुत ज्यादा राइज होता है कि जो ऐसा हुक्म, जो ऐसा ऑर्डर जिसको आप फुली तौर पर ना करना चाहें, आप उसको पहले ही बता देते हैं कि भाईजान ये होने वाला है, तुम अपना हिसाब किताब संभाल लो, इस वक्त इस दिन फलाने दिन ये होगा वो होगा ये होगा। ये दो सबसे बड़ी इसकी हैं। बट लेट मी टर्न द क्वेश्चन बैक टू यू, बिकॉज तुमने 22 साल सर्विस की है, मैंने 7 साल सर्विस की। व्हाट आर योर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर जख्मी? मैं बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग सच्चा वाकया बताने लगा हूं और नाम लेके बताने लगा हूं। शेख रशीद साहब, आप जिंदा हैं माशाल्लाह। शेख रशीद साहब जिस वक्त मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ दौर में बहुत ही ज्यादा जो है वो सख्त तरीन बातें, कभी कभार तो वाहियात भी होती थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में भी किया करते थे। लेकिन फैसला ये हुआ उस वक्त, मेरे ख्याल में डीजीआईएसआई पहली दफा हिस्ट्री में रिटायर्ड ऑफिसर को लगाया गया था, जनरल कल्लू को। जनरल कर लो। हाँ, तो फैसला ये हुआ कि शेख रशीद को रस्ते से हटा दिया जाए, इसको मतलब कि इसका काम तमाम कर दिया जाए। अब आईएसआई का एक अफसर जो मेरे दिल से बहुत ज्यादा करीब है ना सर, बहुत ज्यादा ही करीब है, नाम नहीं मिलेगा, उसका नाम नहीं ले सकता। शेख रशीद साहब आप जानते हैं सर उसको, आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं उनको, पंजाब का अफसर है, आपको पता है किधर का है वो, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको उन्होंने कवर नेम बताया था, कभी मुझसे पूछेंगे मैं आपको उनका असल नाम बता दूंगा। वो सर शेख रशीद के पास मर्सिडीज गाड़ी होती थी, और ये रशाकई, नौशहरा के साथ ही रशाकई है, पेशावर से पहले शॉपिंग एक जगह है, वहां पे इंपोर्टेड स्टफ स्मगल होके आता था, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट के ऊपर आता था, वहां शॉपिंग बड़ी अच्छी होती थी।
शेख रशीद के बारे में पता चला कि ये जनाब वहां पे शॉपिंग करने जा रहे हैं रशाकई, उनका पीछा किया गया। उस वक्त मोटरवे नहीं होती थी जीटी रोड के ऊपर, दो डालों के अंदर जो है, काले वीगो उस वक्त नहीं होते थे लेकिन डाले होते थे, आईएसआई के दो डाले, इन्होंने उनका पीछा किया, ग्रुप बन चुका था। जो अफसर था उसने उसको, वो ईमान उसका जिंदा था, वो कत्ल करने पे किसी को बिलीफ नहीं रखता था, उसको पता था नाहक खून बहाऊंगा, ये है नाहक, ये सियासी कत्ल है या जो भी है, या मुझे तो ऑर्डर आया हुआ है लेकिन ये ऑर्डर जख्मी होने वाला है, तो ये मैंने किसी सूरत जो है वो नहीं मानना। वो गाड़ी में पीछे पीछे गया और मौका इनको आया दरमियान में गाड़ी को ये पीछे से हिट करके पलटा सकते थे, लेकिन मर्सिडीज भी थी, उन्होंने कहा यार ये मर्सिडीज है, हमारे पास हाईलैक्स है, ठहर जाओ जरा, मौका देखते हैं देखते। रशा कहीं हार्डली पिंडी इस्लामाबाद से उस जमाने में वैसे भी इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, 1.5 घंटा लगता था, और वो पहुंच गए वहां पे। शेख साहब जब शॉपिंग कर रहे थे वहां पे तो ऑफिसर ने अपनी फील्डिंग लगाई, तुम इधर तुम इधर तुम इधर, और खुद अकेला गया निकल के जहां शेख रशीद कर रहा था शॉपिंग। गार्ड मार्ट थे उनके साथ, मेरे ख्याल में उन्होंने उसको साइड पे किया, उन्होंने कहा मैं कर्नल फलाना, दफा हो साइड पे। शेख साहब के पास गए और शेख साहब को अपना बताया कि शेख साहब मेरा ये तारुफ है और मेरा टास्क है, बच्चो शाबाश बच जाओ। शेख साहब आप इस बात के गवाह हैं कि शेख साहब ने सब कुछ शॉपिंग वॉपिंग, बिल्कुल बिल्कुल सही, कपड़ा वहां पे आता था। हो सकता है शायद शेख साहब का कारोबार वहां पे हो, सिल्क का उनका बहुत बड़ा कारोबार था, सिल्क का कारोबारी कोई हो सकता है कि वो शॉपिंग ना करने गए हों, अपने कारोबार के सिलसिले में गए हों, जो भी वजह थी मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन शेख साहब वहां से निकले हैं और शेख साहब ने ना आओ देखा है ना ताओ देखा है, और मर्सिडीज अपनी ऐसे दौड़ाई है, ऐसे दौड़ाई है, इन्होंने कहा हो भाग रहा है, पीछे पीछे करो पीछे करो पीछे करो। ये पीछे पिंडी तक उनके घर तक उन तक पहुंच नहीं सके कि उनकी गाड़ी जरा पावरफुल थी, ज्यादा टोयोटा हाइलक्सों से ज्यादा पावरफुल थी। शेख साहब उस दिन बच गए। उसके बाद शेख साहब ने जो है अपनी प्रिकॉशंस ले ली और शेख साहब जो है वो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अभी भी हयात हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है ऑर्डर जख्मी करने की, इस तरह ऑर्डर जख्मी होते हैं जो आप मुझसे एग्जांपल पूछ रहे थे। इसी तरह से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिकेट होती हैं कि यार इसको ये कर दो, इसको लताड़ दो, इसको पिछाड़ दो, तो उस बंदे के बारे में, उस बारे में इंफॉर्मेशन पहले से कोई आदिल राजा को बता देता है, कोई हैदर मेहदी को बता देता है, कोई अकबर को बता देता है, कोई शहजाद अकबर को बता देता है, कोई किसी और को बता देता है, और वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, जब पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो अगला बंदा होशियार हो जाता है। इस तरह ऑर्डर्स को जख्मी किया जाता है, कहते हैं सर अभी तो ये मामला जरा जो है ना भी ठंडा कर इसको जरा भी ठंडा होने दे, भाई जिस क्योंकि तरह आदिल अगर आसिम मुनीर के ऑर्डर जख्मी ना हो रहे होते सर तो अभी तक इमरान खान जो है वो हयात ना होते, लेकिन जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये बात भी जहन में रख लीजिए जी। तो ये ऑर्डर जख्मी करने का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है ना और सर? आदिल ये जो है ना, ये एक दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिबेलियन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कि जी मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना आ रहा है, वो ये आ रहा है, आपको पता है मैंने और आपने जब 1.5-2 साल या 2.5 साल पहले शुरू हमने किया था, हमने एक बात कही थी लोगों को कि भाई आपको जो गैर कानूनी अहकामात दे और आप समझते हैं कि गैर कानूनी है, आप उस बंदे का नाम, टाइम, जगह, ऑर्डर नोट करें डायरी में। आप अगर उसको जख्मी नहीं कर सकते और आप उसको मजबूरी आपको कैरी आउट कर रहे हैं, आप वो लिखें और ये एविडेंस कलेक्ट है। आदिल मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जी मतलब सैकड़ों डायरियां, कंप्यूटर की डिस्क्स और स्प्रेडशीटें भर चुकी हैं ऐसे ऑर्डर्स की, जो कप्तानों ने, मेजरों ने, कर्नेलों ने, ब्रिगेडियरों तक ने, और ये पहले अभी का नहीं मुझे पता, लेकिन पहले मेजर जनरल्स ने भी और 2 कोर कमांडर्स ने भी इसको, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया है। तो आदिल ये सारा जो एविडेंस है ये इवेंचुअली तो कभी आएगा ना। ये भी एक तरीका है कि बात फैला दो कि जो ऑर्डर तुम दे रहे हो ये कहीं डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो मैं और आप भी आसिम मुनीर के ऑर्डर जो है वो जख्मी कर रहे हैं, ये कह के भाईजान तेरे ऑर्डर जो है ना डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, आसिम मुनीर तेरे, आसिम मलिक तेरे, डीजी आई वाजिद तेरे, फैसल नसीर तेरे, जो भी बाकी है। जी आदिल, इसमें सर मैं आपको एक बात और ऐड पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। मैं ये वाक्य जो है ये 2012-13 है, 2011-12 का वाक्य है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था 502 पिंडी का,
और मैं केयर टेकर था A1 लैंड का। A1 लैंड फौज की लैंड होती है अडियाला रोड के ऊपर, उसका मैं केयर टेकर था। और मैंने वहां पे सर्वे ऑफ पाकिस्तान से जमीनों पे कब्जा हुआ था, तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान से जो है वो सर्वे करवा के क्वार्टर मास्टर जनरल आए वहां पे, हमने उनको प्रेजेंटेशन दे के, हमने बाब वायर लगा के फिर हमने कहा कि सर अब हम इसको टेक ओवर कर लेते हैं, अभी हम कब्जा नहीं होने देंगे। मतलब ऑर्डर सर, ये मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूं कि ये पर्सनल मैंने पूरी जिंदगी फॉलो किया। टोनी अफसर तो ये फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जो गैरतमंद अफसर हैं वो कर सकते हैं कि ऑर्डर अगर आपको गलत मिल रहा है और फिर भी आपको फॉलो करने को कह रहा है और आपका दिल नहीं है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे सर मुझे रिटर्न ऑर्डर दे दे, मैं कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न ऑर्डर इनका बाप भी नहीं दे सकता। मुझे सर फोन आया, मुझे फोन आया सऊदी अरब से। मैंने वो सऊदी अरब से जो फोन आया वो इस वक्त वो क्या आया जी, कर्नल आसम शाह साहब बात करेंगे। मैं कहा कर्नल आसम शाह क्या चाहता है भाई, जो इस वक्त आपके फील्ड मार्शल साहब है। मैंने उसके साथ हेलो इज्जत किया, उनके फिर फोन आया कासिम शाह साहब का, उनके भाई का। मैंने उसके ऊपर भी कहा कि यार मैं पता नहीं पूछो की काम है। मैंने पीए को कहा पूछो क्या काम है। उन्होंने कहा सर अभी काम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे कमांडर से रब्ता किया गया। कमांडर मेरे बड़े अच्छे आदमी थे, ठीक है। कमांडर अगर कहेंगे तो मैं उनके बारे में तमाम तफसीलात बता दूंगा, उनको अच्छे तरीके से याद होगा। तो कमांडर ने मुझे फोन किया, ने कहा यार वो आसम शाह से तू बात नहीं कर रहा। मैं कहा कौन आसम शाह? यार कर्नल आसम शाह, सऊदी अला, CMI अला। मैं कहा जी जी सर, तो क्या है? यार उसका भाई आएगा, वो उसका काम है, देख ले। मैं कहा अच्छा सर भेजें। तो ये कासिम शाह साहब आए, तशरीफ लेके आए हमारे मेरे पास दफ्तर में। उसके बाद इन्होंने जी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये मुझे लेके गए जमीन के ऊपर। इन्होंने कहा यार मेरे साथ बड़ी फ्रॉड हो गया। आबाद स्कीम के अंदर मैंने 2 प्लाट लिए थे। एक प्लाट पे मैंने घर बना लिया, एक अपने लिए लिया था, एक अपने भाई के लिए लिया था, ये कर्नल आसम शाह के लिए। ये अभी फील्ड मार्शल साहब की बात हो रही है, मिस्त्री साहब की। वो जो प्लाट है आपका, उस पर आपने कब्जा कर लिया। मैं कहा सर मैंने कैसे कब्जा कर लिया? कहते यार ये तुमने बाब वायर लगा दिए। मैंने कहा सर मैंने तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो है वो सर्वे करवाया, सरकारी A1 लैंड है, और मैंने उसके ऊपर बाब वायर क्वार्टर मास्टर जनरल को प्रेजेंटेशन दी है, और उसके अंदर जो भी आया है वो मैंने गिराया है, बिल्कुल गिराया है। सर कहते हैं हमारी दीवारें गिर गई, ये गिर गया। मैं कहा सर जो इलीगल था वो गिरा है, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल गिरा है। कहते नहीं नहीं, ये आप ऐसा करें ना कि आप ये जरा अपनी बाब वायर थोड़ी इधर से उधर कर दें। क्या बात है। मैं कहा सर ये मेरा ये काम नहीं है, आप कमांडर से ही बात करें। कमांडर के पास फिर पहुंच गया। कमांडर को पता था। कमांडर ने मुझे कहा यार वो देख लेना, कर देना। मैं कहा सर वो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर ये काम करवाना है तो मुझे आप ऑर्डर दें। हाँ हाँ कर देना। मैं कहा सर मुझे रिटर्न ऑर्डर दें। क्या मतलब रिटर्न ऑर्डर? मैं कहा सर रिटर्न ऑर्डर के बगैर आपने सर्वे करवाया हुआ है जो सैटेलाइट मैप्स के ऊपर है, आपने सैटेलाइट मैप्स की जीपीएस की जो ग्रिड रेफरेंसेस के हिसाब से वहां पे बाउंड्री लगाई हुई है। मैं इसको निकाल के दे देता हूं, इसका प्लाट कर्नल आसम शाह को। कल इंक्वायरी खुलेगी, आप तो साइड पे हो जाएंगे, आप मुझे रगड़वा देंगे, तो आप मुझे इन राइटिंग ऑर्डर दें, उसकी कॉपी मैं अपने पास रखूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे कमांडर का ऑर्डर था जो मैंने फॉलो किया है और ये मैंने उसको दे दी है। उधर उनके पर चल के उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा यार ये पागल है यार, इसने रिजाइन दिए, मैं नौकरी करना नहीं चाहता, यहाँ कोई टोनी अफसर होना चाहिए जो ये काम कर दे, ये काम ठीक नहीं है। कासिम शाह साहब ने उसके बाद जो मेरे घर पास फेरे लगाए और जिस किस्म की मुझे ऑफर्स दी और जिस तरह की मुझे तस्वीरें भेजी मुझे बताते, वो मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वही कासिम शाह साहब हैं जिसकी स्टोरी अहमद नूरानी साहब ने की कि जनाब वो किसी मजदूर के बच्चे को गाड़ी के नीचे नशे के अंदर उन्होंने कुचल दिया। ये स्टोरी सच्ची थी वो भी सर। और भी बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जाते बिकॉज वो इस किस्म के लेवल की फिर बातें हैं कि शायद मेरे ख्याल में पता है लोगों को, अच्छे तरीके से पता है। आप थोड़े कहे को जो है वो नहीं, तो जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो तस्वीरें और जो मैसेजेस जिस तरह लाइन जो भिजवाई गई, कासिम शाह साहब याद ही होगा आप क्या कुछ भेजते रहे। लाल कुर्ती में क्वार्टर होता था जिसके ऊपर आपने जो है वो अपना डेरा बनाया हुआ था, ठीक है। तो बहरहाल सर ये आपका जो है कि टोनी अफसर है तो टोनी भी रगड़े जाएंगे कल कला को जो ये काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है CMI के अफसर खासतौर के ऊपर, तो उसका रिकॉर्ड रख लें। CMI वाले करते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग करके बॉस की भी रख लेते हैं कि कल कला को कॉल रिकॉर्डिंग काम आएगी। कॉल रिकॉर्डिंग कोई नहीं काम आती है, वो मुकर जाएगा, कहेगा AI है, आजकल तो AI है। रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए भाई, रिटर्न ऑर्डर नहीं होगा तो रगड़े जाओगे। ऑर्डर जख्मी करने के बाद रिटर्न ऑर्डर अगर और इलीगल ऑर्डर तो वैसे भी आपने हल्फ उठाया नहीं, आपको लेना चाहिए। एनीवे सर, मूविंग फॉरवर्ड, आज को बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बड़ा हाई प्रेशर किस्म की बातचीत हो गई है, लेकिन चलें अल्लाह खैर करे, करनी चाहिए। ये मैं बता दूं जो मैंने और आपने लोगों को 2.5 साल पहले बताया था, वो रिपीट करता हूं बिकॉज हमने इस बात को फिर अब ज्यादा उसके बाद नहीं किया। हमने कहा था जी आप
तारीख, दिन, वक्त, ऑर्डर की डिटेल, कैसे इशू किया गया आपको, वर्बल, रिटन, फोन पे, कहाँ इशू किया गया, किसने आपको ये ऑर्डर इशू किया और क्यों इशू किया। ये हमने कहा था आपने रिकॉर्ड करके अपनी किसी डायरी में रखना है, किसी फोन में, किसी डिस्क में, किसी कंप्यूटर में, कोई ऐसी जगह पे महफूज रखना है जिस पर फौज का, एमआई का, आईएसआई का या इन ऐसे इदारों का हाथ ना, और उसको महफूज जगह पर आपने इसको रख देना है क्लाउड पे। और 1 2 3 और जो आपके करीबी साथी हैं, दोस्त हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनको भी एक्सेस देनी है कि कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए तो ये आपका रिकॉर्ड है। ये बहुत जरूरी है। फौज के तमाम अफसर जवानों को, सिपाही से लेकर जर्नैलों तक, जिनको गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डर मिलते हैं, जो समझते हैं गैर कानूनी, गैर आईनी ऑर्डर हैं, उसका आसान जख्मी करने का तरीका है कि कम से कम आप उसके तमाम डिटेल्स रिकॉर्ड करके रख लें कि कल को इंशाअल्लाह ताला जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के तहत, आइन के तहत, आर्टिकल 6 के तहत, ये सारा एविडेंस सामने आएगा। जी आदिल। सर फाइनली मुझे बताइएगा कि इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए जा रहे हैं, अमेरिका में भी लगाए जा रहे हैं, कुछ अंग्रेजी में लगाए जा रहे हैं, कुछ उर्दू में लगाए जा रहे हैं, कुछ पंजाबी में लगाए जा रहे हैं। यूरोप को टारगेट किया जा रहा है, यूके और यूएसए को और कनाडा को, यहाँ पे लोगों का जहन बदलने के लिए कि लोग दोबारा से पाक फौज के अजमत के गीत गाए जाएं और बताया जाए कि नहीं यार, इमरान खान को भूल जाओ, अभी बस यही फौज है, इसी फौज के साथ चलना है और इस फौज के साथ तुम चलो, इनको चलाओ, ये इन्वेस्टमेंट करो, वैसे भी यहाँ पे टैक्स बचाओ, बहुत ज्यादा हो रहा है टैक्स, यहाँ से पैसे पाकिस्तान लेके जाओ और पाकिस्तान में लगाओ और डीएचए का कारोबार चलाओ। इसके लिए एक बड़ा मैसिव जो है वो आईएसआईएम बड़े ही अंग्रेजों के, गोरों के, अमेरिकियों के इंटरव्यूज अरेंज करा रहा है, काठों के साथ भी, और कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहा है। उसके अलावा पूरे यूरोप के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कुछ बारीक काम किया जा रहा है, कुछ खुल के किया जा रहा है, लेकिन ये किया जा रहा है बड़ा मैसिव रेपुटेशन रिडीम करने के लिए। क्या इस सिलसिले की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्चा किया जा रहा है, लॉबिंग के ऊपर भी किया जा रहा है, क्या रेपुटेशन पाकिस्तान फौज की रिलीज जो है वो रिडीम हो जाएगी दोबारा से, उसी तरह जैसे थे वैसे हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कैसे होगा सर? शॉर्ट आंसर, एब्सोल्युटली नॉट। लॉन्ग ओके। आंसर, लॉन्ग आंसर ये है आदिल कि जैसे आपको पता है, मुझे पता है, अब हमारी कैटेगरी ले लें, जो लोगों ने रेजिस्ट किया है फौज की फस्तायत को, अथॉरिटेरियनिज्म को, पाकिस्तान के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई, इज्जत लूटी गई है, हम में से कितने इस वक्त रह गए? कम रह गए ना। मेरा ख्याल है आप, मुईद, वकार मलिक, शायद शायद नहीं, वकार मलिक, शहजाद अकबर, मैं, शायद एक आधा और होगा जो कि अभी तक खुले आम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। मेरा आपका इख्तलाफ हो सकता है आदिल, हमारा तरीक़ेकार पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारे तज्ज़िये पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं और आप जो हैं बिके नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। तो यही हाल है मुल्क का। बाकी जो लोग हैं सारे के सारे, जो इनके अब राग अलापने लगे हैं और यूके में जाके कन्वेंशन कर रहे हैं, यूरोप में जाके कर रहे हैं, इनमें से चंद ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी यही है, अपनी जान बचानी है, बस इनके साथ लगे रहो, शायद दिल से ना इनके साथ हो, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं अपने मफादात के लिए, लेकिन दिल से इनके साथ नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर गए। वो इन दो को शायद मैं थोड़ा कैटेगरीज को माफ कर दूं कि मजबूरी होगी, कोई ब्लैकमेल हो रहा है, किसी कोई सौदा करके आया, जिस तरह आपको पता है मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं, कोई थक गए हैं बाहर में, वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। लेकिन दो दो कैटेगरीज जिनको हम नहीं माफ कर सकते, और वो आपके सवाल के मैं जवाब पे आ रहा हूं, वो है वो जो इनको एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं दिल से भी और जाहिरी, और वो जो इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट और एडवोकेसी डिफरेंट कैटेगरी है फ्रॉम एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन, कि जी आई एम रिजाइन टू माय फेट, यही है जी, होंठ पे कुछ नहीं होना। वो जो कहते हैं ना कि इफ यू आर बीइंग सब्जेक्टेड टू अब्यूज यू माइट एज वेल एंजॉय इट। अब इससे फौज की रेपुटेशन रिडीम होगी, कैसे हो सकती है? दिल बच्चा बच्चा पाकिस्तान का आईएसपीआर जितने मर्जी इंटर्न्स ले ले, अपने लिए जितने मर्जी इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करे, जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियों में जाएं, जितने मर्जी कॉलेजों में जाएं, लोग अगर इनके सामने इनका रिटेलिएट नहीं करेंगे, खुल के इनके खिलाफ नहीं करेंगे,
अंदर का गुस्सा उतना ज्यादा बढ़ता है, ये इनको पता नहीं है। तो मुझे तो आदिल कहीं से भी नहीं नजर आता। फौज की तो आप छोड़ें आदिल, मुझे तो ये जो निजाम है ना कॉलोनियल, जो इनहेरिट किया है हमने, देखिए कॉलोनियल निजाम की इनहेरिटेंस दो चीजों के ऊपर खड़ी है। पहला, हिंदू कास्ट सिस्टम, जो हजारों साल से इस खित्ते में कायम था, राइज था, कि तुम कम्मी, तुम अजीम, तुम ब्राह्मण, तुम शूद्र। ये कास्ट सिस्टम अभी भी, हम मुसलमान तो हो गए नाम के, कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ते, ये हमारे रगों में, खून में है। और नहीं जी असी अवानत शादी नहीं कर दे, और नहीं जी ओ ते कंजर खानदान है, असी वो देखो हमारे यहाँ कोई, हालांकि सूरह बकरा आयत नंबर मेरा ख्याल 124 में जब हजरत इब्राहिम अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत इब्राहिम को कहते हैं कि मेरी तुम्हारे ऊपर बहुत बरकतें होंगी, तो हजरत इब्राहिम ने कहा और मेरी आल पर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है जो मेरे पर यकीन नहीं करता, जो मेरे पर ईमान नहीं करता, उसके लिए नहीं। तो कोई जात पात तो है नहीं। एक तो ये, दूसरा अंग्रेज ने जो आके 200 साल हम पर हुक्मरानी की, उसने अपना क्लास सिस्टम लिया। अंग्रेज में भी बड़ा जबरदस्त अरिस्टोक्रेसी, मर्चेंट, नीचे कमी कुमार। आदिल ये पूरा खित्ता जो है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अंदर ये इतनी डीप रूटेड चीज हमारे अंदर समा गई है। और फौज के अंदर सबसे ज्यादा नुमाया इसलिए हमें नजर आती है कि फौज सामने आके हुक्मरानी करते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान को जो शऊर इमरान खान ने दे दिया है ना, जहन की गुलामी से अपने आप को आजाद करने के लिए, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि ये गुलामाना सोच वाली फौज, ये गुलामाना सोच वाली ब्यूरोक्रेसी, ये गुलामाना सोच वाली पुलिस, ये जज, ये सियासत, ये आज का नौजवान जिसकी उसने ये दिमागी जो है ना खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फौज तो आप छोड़ें, ये पूरे निजाम को नहीं एक्सेप्ट करती। आज की जो हमारे खास तौर पे हमारे नौजवान हैं, वो डर के मारे सहमे बैठ जरूर सकते हैं, वो डर के मारे चुप हो सकते हैं, वो सामने खड़े होकर आसिम मुनीर को गालियां नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि इसको फांसी लटकाएं जिस तरह हैदर मेहदी कहता है, कानून के तहत, आइन के तहत। लेकिन दिल के अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है इस पूरे निजाम के खिलाफ, फौज एक उसका सबसे बड़ा जीता जागता। ये जितने मर्जी पैसे खर्च कर ले आदिल, इनका वही हशर होना है जो तारीख में हर डिक्टेटर का होता है, हर ये गासिब का ये होता है। मेरा ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग फिर सवाल आखिर में ये हमेशा ये कहते हैं कि यार ये तुम लोग इतने अगर तंगो फौजी हो आसम मुनीर से, जिस तरह तुम बताते हो, कहानियां करते हो हमें, तो हाउ आर यू गोइंग टू टेक हिम डाउन देन? तो सर सवाल उसको तुम उतारोगे कैसे? इसको किस इसको फिर किस तरह? तुम आर्मी चीफ है भाई, वो ऑल पावरफुल है। तो सर हिस्ट्री क्या बताती है, पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री स्पेसिफिक क्या बताती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आर्मी चीफ ग्रेसी के बाद अयूब खान से आज दौर तक, के जो कि ताकत पे तो चिमड़े हैं आपके आर्मी चीफ, ठीक है, वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो पक्का कब्जा किया है। कब्जा तो उन्होंने हमेशा किया है, उनको अगर हटाया गया है तो अंदर और बाहर दोनों के मिलाप से एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, डोमेस्टिक एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनेशनल प्रेशर एंड अवाम का प्रेशर, और फौज के अंदर से एक गेम चली है। हर दफा मुख्तलिफ प्लेयर्स आए हैं, उनको जो है फिर उठाया हटाया गया है। अयूब कुत्ता हो गया, मुशर्रफ को भी जबरदस्ती है। मतलब ये आपको हिस्ट्री क्या बताती है कि किस तरह फिर उतारा किस तरह जाता है? क्योंकि आसिम मुनीर को भी हिस्ट्री तो वही है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? आर्मी चीफ अपनी औकात से जब बाहर निकल जाता है तो फिर फौज उसको कैसे उतारती है सर? बिल्कुल आदिल, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने वो तीन आंसर का तो नाम ले लिया, अमेरिका, अवाम और अमेरिका, अवाम और आर्मी। एक दो, एक अंग्रेजी में है और दो उर्दू में। एनीवे आदिल, एक तो ये लोग प्लीज समझ लें कि 2022 के बाद वाला पाकिस्तान, और हम 2025 नवंबर में आ गए हैं, 2 दिन हो गए हैं इसको रिटायर हुए हुए, गैर कानूनी गैर आईनी उहदे पे बैठा हुआ है। और 2022 से पहले के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या है? फर्क चार चीजों का है। सबसे पहला, आर्मी चीफ जो है, जिसको लोग पसंद करते थे, बड़ा वेलकम करते थे, जब वो मार्शल लॉ लगाता था, मिठाइयां बांटते थे, उससे पूरी कौम को नफरत है। मैं फर्द वाहिद की ओहदे की पहले बात कर रहा हूं। दूसरा फर्क,
उस इदारे से जिससे हम आंसू रो के, मैं जैसे रात को बैठा कोई अपनी पासिंग आउट परेड की वो बैंड सुन रहा हूँ, आंसू आते थे यार, क्या फौज, कसम से ऐसा दिल है, नफरत हो गई, अवाम को नफरत हो गई, कौम को नफरत हो गई, फौजियों को ही नफरत हो गई। मेरे जितने कोर्समेट से बात करता हूँ कहते हैं हैदर मेहदी मोहम्मद, ना मेजर कह सकते हैं, ना कर्नल कह सकते हैं, ना ब्रिगेडियर कह सकते हैं, ना जनरल कह सकते हैं, और दे देमसेल्व्स हेट व्हाट आसिम इज डूइंग ना। तो रिटायर्ड फौजी भी नफरत करता है, अवाम भी नफरत करती है, फौज के अंदर भी डरपोक जरूर है, बेशरम है, बेगैरत भी होंगे, डरपोक कावड़ होंगे, नफरत करते हैं अपने इदारे से, क्योंकि इदारे ने उनको किस जगह पर लाके खड़ा कर दिया, और आसिम मुनीर से। चौथी चीज, जिसको ये निकालने आते थे ना, वो बदनामे जमाना जो जिसको कह लें दलाल नुमा होता था, जैसे शरीफ हो गया, बेनजीर, नवाज, फलाने, ये वो, तो बड़े खुश होते थे यार इनसे जान छुटी, ठीक है ना, और ये जी इन्होंने हमें बचाना है फौज, ये अवाम की सोच थी। इस वक्त जिसको इन्होंने निकाला है वो लोगों की दिल की धड़कन है, चाहे आप जी, माने ना माने, आप बिल्कुल, उसको पसंद करें ना करें, वो दिल की बिल्कुल। धड़कन है पूरे पाकिस्तान की अवाम की, नौजवान की, हर एक की, ठीक है। उसने एक ऐसा जबरदस्त एक इंस्पिरेशनल मॉडल आपके सामने पेश किया है कि मैं हार नहीं मानता, मुझे जेल में रखो, मुझे कत्ल भी कर दो, मुझे मार भी दो, मुझे शहीद कर दो, मैंने नहीं माना। और आखिरी आदिल मैं और आप, ये जो सोशल मीडिया ने शऊर पैदा कर दिया है ना लोगों में, कि एक सेकंड में फैसल नसीर अरेस्ट करता है वाजिद अजीज के भाई को, फयाज को, कि ये करप्शन में है, उसके मेरा ख्याल है 2.5 सेकंड बाद आदिल राजा को खबर आ जाती है, शायद आदिल राजा को पहले आ जाती हो, किसी ने जख्मी कर रहा हो कि जी असी जा रहे ने वाजिद अजीज ने भाई नु पकड़ने, सर तुसी कर दो वीलॉग, ठीक है ना। तो आदिल ये 5 चीजें इतनी तेज हो गई। सो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज चेंज्ड, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, किसने अयूब खान को रिमूव किया, कहां से चिंगारी आई, अवाम से आई पहले, हाँ, चीनी चोर फलाना, कमजोर हो गया, अमेरिका ने MI6 ने देखा अब ये हमारे काम का बंदा नहीं रहा, इसके पास ताकत नहीं रही, उन्होंने देखा इधर उधर ने कहा यार ये शराबी कबाबी बड़ा अच्छा है, इन्हू चुक लो, उन्होंने याया खान को कहा चल भाई आजा। तो अमेरिका, अवाम जिन्होंने चीनी चोर किया और उसको कमजोर किया, और मैं देखें उस वक्त हमें नहीं पता, अब मैं एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे कह सकता हूं कि आई एम श्योर इसकी फंडिंग जो है ना वो भी करवाई गई हो, ये मॉब्स की, कराची में, लाहौर में जुलसे जुलूसों की, और अमेरिका ने MI6 ने कहा, तो उसने आगे कहा जाए सर आप तो जाए ना घर। तो फौज के अंदर से जो फाइनल जो चाकू मारता है ना वो फौज के अंदर ही से बंदा मारता है। याया ने रिमूव कर दिया अयूब खान को। अयूब खान ने, जैसे कि पाकिस्तान जागीर है फौज की, मतलब कि आपने नेशनल असेंबली का आपका स्पीकर था अब्दुल जब्बार खान, आपने उसको हैंड ओवर करना था आपके अपने आइन के तहत, 1962 के आइन के तहत, यू हैव टू हैंड ओवर पावर टू हिम। अगर आप रिजाइन करते हैं कि जी मैं बीमार हूं तो उसके पास जाती है, आपने उसको नहीं किया। जैसे बाप बेटे को जागीर हवाले करता है ना, इसी तरह याया खान के हवाले कर दे यूं, तो फौज ने अंदर से कंडा खींच दिया। दूसरा है जी आपका याया खान। याया खान ने जब मुल्क आधा खत्म कर दिया, तोड़ गया, उसको किसने निकाला, उसको फौज ने निकाला। फौज के अंदर से इतना ज्यादा लोगों का गुस्सा, फौज के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा उसके खिलाफ, वो ब्रिगेडियर साहब FB अली, अलीम अफरी, उन्होंने कहा जी हम अपनी ब्रिगेड लेके आ रहे हैं, हम अटैक करेंगे प्रेसिडेंट हाउस पे। उन्होंने कहा जी इसको बाहर को, उन्होंने फायरिंग किया। वो जनरल साहब जो थे, क्या नाम था उनका, आर्मर्ड कोर के लेफ्टिनेंट जनरल जो बाद, सर, गुलासन गुलासन गुलासन, गुलासन। जो 4 महीने लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ रहे, फिर भुट्टो ने फारिग कर दिया। उसने कहा जी आप घर जाए, ठीक। तो फौज के अंदर से, फिर भी वही फौज के अंदर से निकाला गया। जियाउल हक जो है वो अपने जो है ना, उसको कहते हैं ना कि अपनी शलवार से ज्यादा बड़े उसने पैंचे बनाने की कोशिश की। अमेरिका को भी समझ आ गई कि ये बंदा जो है अब हमें जरूरत नहीं है।
फौज के लिए भी उसने सारे रास्ते बंद कर दिए जिसने आसिम मुनीर ने बंद किया। तो अमेरिका ने फौज के साथ मिलके, मैं सर्कमस्टेंशियली बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इसको मरवाया फौज के अंदर से, और मुबैना तौर पर, बिकॉज एविडेंस हमारे पास नहीं है, उसका मास्टरमाइंड जो है वो मिर्जा असलम बेग था, जो उस वक्त वाइस चीफ था। उसने उसका जहाज फड़वाया, एसएजी की सिक्योरिटी थी, कॉर्डन था जनाब, आम की पेटियां आती हैं, कहते हैं जी आम की पेटियों में बम थे, पता नहीं क्या, वो हमें नहीं पता, लेकिन उसको उड़ाया फौज के अंदर ही से। ठीक है जी, असलम बेग साहब। उसके बाद आपका मार्शल लॉ डिक्टेटर आया मुशर्रफ। मुशर्रफ ने जब उसके खिलाफ, पहले बड़ा खुश, लोगों ने बड़ा वेलकम किया जनाब, बेनजीर ने भी उसको वेलकम किया, भाई तो नवाज अपना सबने वेलकम किया, अरे जी जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, मिठाइए बट। और बाद में उसी का अपना खासुल खास जो DGISI इसने बनाया, उसके बाद वाइस चीफ बनाया, फौज का ओहदा उसको दिया, उसका बड़ा खास आदमी क्यानी ने, और उसको कहा कि सर मेरा ख्याल है अब आप घर जाए। ठीक है, तो जजों की मूवमेंट ये कहते हैं, वकीलों ने बड़ी चलाई, पता चला पीछे DGISI था, क्या नहीं था। DGISI था, नवाज शरीफ का पैसा था, जरदारी का पैसा था, पूरी फौज की सपोर्ट थी। आदिल, ये मूवमेंट जो है ना, लेकिन अब जो है, जो करंट सिस्टम है ना, फौज का, ISI का, MI का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, वो एक तरफ है। पहले स्प्लिट होता था, ठीक है ना, मतलब मुशर्रफ के खिलाफ फौज हो गई, क्योंकि नवाज शरीफ ने और जरदारी ने करोड़ों अरबों पैसा लगाया वकीलों पे कि तुम ये आके बाहर निकलो, वरना वकीलों के पास तो, जब ये अभी मूवमेंट कर रहे थे ना साल डेढ़ साल पहले, तो मुझे एक वकील ने कहा कि सर किसी से कहें हमें पानी सप्लाई कर दे, हमारे पास पानी नहीं होता। आप अंदाजा करें, ठीक है ना, तो ये पैसा चलाता है। तो आदिल, देयर फॉर व्हाट, फॉर पाकिस्तान, अगर ये मॉडल नहीं रहा, जो कि अब नहीं रहा, कि अमेरिका, ट्रंप जो है वो देखे किसकी तरफ, नुमान जकरिया की तरफ देखे और कहे नुमान, वी आर फेड अप विद दिस गाय, इसको तुम फारिग करो, इसको तुम निकाल दो। और अच्छा, नुमान वैसे जकरिया, वैसे नुमान जकरिया इज नॉट अ बैड गाय, बट वो यूसुफ जमाल भी इज आल्सो नॉट अ बैड गाय सर। अगर वो आ जाता है, उनकी सोच बड़ी फर्क है ये मौजूदा निजाम से, यूसुफ लेकिन आपके जमाल के ख्याल में मुतालिक मैं कौन। देखो देखो, नुमान जकरिया मैं बाजवा, बायस्ड हूँ दोनों के बारे में, दोनों मेरे टीचर्स हैं, मैं आपको पहले बता दूं, इस वजह से मैं बहुत बायस्ड हूँ सर। देखो, तो नुमान मैं जकरिया के मुतालिक कहते हैं कि पढ़ा लिखा फौजी है, ये CGS था, मैं मिससे सॉरी, क्या नाम है, DGMO था। GMO। DGMO कहते हैं कि फौज में जो सबसे ज़हीन मेजर जनरल होता है, अंधों में काना राजा, FA शायद पहली डिवीजन में की हो, तो उसको DGMO बनाते हैं। तो ये नहीं नहीं DGMO रहा सर, हुआ है, इसकी प्रेजेंट। उसमें जनरल नुमान जकरिया ने आर्मर्ड कोर की भी जो GSP है हमारी, जो पब्लिकेशन, जो ऑफिशियल जो हमारे लेसन्स हैं, और जो जनरल सर्विसेज पब्लिकेशंस हैं, वो लिखी हैं बकायदा तौर के ऊपर से, स्ट्रेटजीज लिखी हैं। और जनरल यूसुफ जमाल बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का आदमी है, वो अच्छे घर से उसका तल्लक है। लेकिन बहरहाल, आपको क्या लगता है कि वाइस चीफ के लिए आपका फेवरेट कौन है, या आपको क्या लगता है कि किसके मेरा पता है मेरा फेवरेट कोई क्यों नहीं है? बिकॉज दीज पीपल आर गिल्टी, देर इनके हाथ में ना खून लगा हुआ है, ठीक है। ये अपनी चुप रहना जो है ना, उसकी आड़ में ये नहीं कह सकते कि हम जो है इस कत्ल में, जो पाकिस्तान का कत्ल किया है, जो तबाही मची है, जो बर्बादी मची है, जो औरतों की, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई हैं, जिस किस्म की ताकत बाजवा को फराम की गई कि उसने हुकूमत का तख्ता उल्टा, जिस किस्म की ताकत उसको दी गई कि 9 मई पर उन्होंने कत्ल गारत के खून की होली, जिस किस्म की ताकत इन्होंने दी है आसिम मुनीर को, और जिस तरीके से आसिम मुनीर ने एक मतलब इससे ज्यादा अफसोस वाली बात नहीं हो सकती कि अपने फौजी अफसरों की बेटियों को और बीवियों को थ्रेटन करवाया और कईयों को उठवाया आसिम जी मुनीर ने। जी तो ये आपको भी पता है मुझे। तो बिल्कुल। मेरा इनमें कोई फेवरेट नहीं। मेरा फेवरेट वो होगा जब ये कॉलोनाइज्ड आर्मी की सोच बदलेगा। अगर कोई इस वक्त जनरल है जो ये करने के लिए तैयार है, जब इंशाल्लाह ताला इमरान खान निकलेगा और इमरान खान उसको कहता है कि तू आर्मी चीफ है या तू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है या जो भी है,
और ये 200-250-300 जर्नलों को फारिग करके इमीडिएटली रिटायर करके फौज की रिफॉर्म में शामिल होगा, वो मेरा फेवरेट होगा। मुझे नहीं पता इस मौजूदा फौज के अंदर ऐसा कोई इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है या उन सीनियर मेजर जनरल्स में से भी कोई है। जनरल सरफराज अली शहीद थे, इसीलिए उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मैं उसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। बहुत से सवालात जो हैं वो मजीद उठ भी जाएंगे और कुछ के जवाबात भी आएंगे। लेकिन बहरहाल सर, आपका बहुत आदिल, बहुत एक शुक्रिया। लास्ट में कमेंट करना चाहता हूं कि लोगों को जो हम ना फौज की, तो हम बहुत ज्यादा, मेरे और आपसे ज्यादा क्रिटिक कौन होगा फौज का। लोगों को हमने ये भी बताना है कि हमारी जो ये गुलामाना सोच है, ये सिर्फ फौज में नहीं है, ये हमारे अंदर भी है। एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारे अंदर भी है। हम जब तक जाती तौर पर ना, आप मुल्क को ठीक करने चले हैं, मैं और आदिल ने गुलामाना सोच थी हमारी, हमने छोड़ दी। हम मानते हैं कि हमारी गुलामाना सोच थी, लेकिन हमने उसको छोड़ दी, हमने उससे इनकारी हो गए, हमने तोड़ दी, हम निकल आए उस हॉल से। हर पाकिस्तानी नौजवान को अपने आप को पहले अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, अपनी गुलामाना सोच को तब्दील करना पड़ेगा और अपने आप को एक आजाद इंसान करार देने पहले अपने आप को ठीक करें। आप जाती तौर पर अपने आप को जब ठीक कर लेंगे ना, जाती तौर पर आपको खौफ नहीं होगा मौत का। आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आज लेनी चाहिए इमरान खान से, कि कहां था वो प्ले बॉय, कहां था वो दुनिया का डार्लिंग, कहां था जो अरबों करोड़ों रुपया, कहां था जो 500 मिलियन पाउंड छोड़ के, कहां था जिसको सारे दुनिया के बादशाह जो है लाइन में खड़े होते थे मिलने के लिए, और कहां वो जनाब उसका ईमान, उसका तकवा, उसकी उससे इंस्पिरेशन ले जिसकी वजह से वो आज इधर है। चले आप उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम अपने आप के अंदर गुलामी की जो जरासीम है उसको तो उखाड़ के फेंके। जहां जहां आप असर कर सकते हैं उस गुलामी के जरासीम को खत्म करने में, वहां तो करें, अपने फैमिली में करें, अपनी बीवी में, बच्चों में करें, अपने अभाव जो आपके रिश्तेदार हैं आसपास के, जहां आप नौकरी करते हैं वहां करें। आदिल, ये दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द पाकिस्तानी डीकोलोनाइजेशन। हमने डीकोलोनाइज करना है अपने आप को जहन से। ये मेरी आखिरी बात है। विद दिस थॉट, बहुत बहुत शुक्रिया सर अजीज रहमान। आप आज तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज तज्जियों के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया सर हैदर मेहदी, आपका बहुत जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।